नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज उबलते हुए नेपाल की। जी हाँ, नेपाल उबल रहा है। ये बात सही है कि नेपाल के अंदर इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थोड़ी कमज़ोर हुई हैं, कम्युनिस्ट शासन भी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। पर कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ दक्षिणपंथी हिंदू जन जागृति अभियान टाइप की जो संस्थाएँ हैं या हिंदू मंच जैसी जो संस्थाएँ हैं, वो वहाँ पर राजशाही को पुनः सक्रिय कर देना चाहती हैं और हिंदू राष्ट्र की वापसी चाहती हैं। अब किसके समर्थन से आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नेपाल पूरी तरह से वामपंथ में चला गया है। नेपाल के दक्षिण पंथ में आने की संभावना नगण्य है। वहां पे एक सेंट्रिस्ट पार्टी है जो कि नेपाली कांग्रेस है, वो भी दक्षिण पंथ में नहीं जाती है। और दक्षिणपंथी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। एक छोटी सी राजशाही समर्थित पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी आरपीपी, जिसके 275 में से 14 सीटें सिर्फ। तो उनका जो वहां पर असर है वह नगण्य है बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर दक्षिण पंथ क्यों सफल नहीं होगा, क्योंकि चीन एक धर्म पर आधारित देश नहीं है। चीन में धर्म का कोई महत्व नहीं है। और चीन के साथ लगा नेपाल कहने को तो धार्मिक है, इस समय 80% करीब हिंदू है वहां पर। लेकिन चाइना का जो इंटरफेरेंस है या चाइना का जो बीआरआई मॉडल है जिसका नेपाल साथी भी है, और चीन की जो हैवी फंडिंग है वहां पर खास तौर से, वो इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी दक्षिणपंथी ऐसे प्रयास को सफल ही नहीं होने देगी। कहा जाता है कि नेपाल की सरकारें दो एम्बेसी से चलती हैं, एक भारत और एक चाइना। भारत तो इस टाइम उस रेस से ही बाहर हो गया है। खासतौर से मदेशियों का मामला था, तब से बाहर हो गया था जब नेपाल के अनुसार भारत ने जो नेपाल का संविधान बन रहा था उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। और जब नेपाल नहीं माना था तो भारत ने उसका ब्लॉकेट किया था, ये नेपाल ने कहा था। हालांकि भारत ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि कई महीनों तक नेपाल के अंदर अनाज की, दवाइयों की, सामान की, पेट्रोल की, डीजल की बहुत किल्लत रही है, बहुत ज़्यादा किल्लत रही है। क्योंकि नेपाल के अनुसार इंडिया ने सारी सप्लाईज रोक दी थी, सबक सिखाने के लिए कि तुम हमारा कहना कैसे नहीं मानोगे, अपना संविधान बना रहे हो। तो उसमें मधेशियों का इशू था वो। लेकिन उसको नेपाल ने कहा कि भारत ने हमारे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर किया है। और अब जबकि राजशाही को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर जो जन जागृति अभियान जैसे उन अभियानों में योगी आदित्यनाथ की पिक्चर सकते में डालने वाली है। और तब केपी शर्मा ओली जो उनके प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि कुछ बाहर के देश हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तख्ता पलट कर देना चाहते हैं। लेकिन तख्ता पलट हो नहीं सकता, क्योंकि वामपंथ की ओर झुका हुआ पूरा मुल्क इस समय, अधिकतर जो लोग हैं वो भी वामपंथ पर विश्वास करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन है वहां पर। दक्षिणपंथ इसलिए सक्रिय नहीं हो पाता, थोड़ा होता है तो उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, क्योंकि सारा का सारा इस टाइम जो प्रभुत्व है नेपाल के ऊपर चीन का है। सामान सारा चीन का है वहां पर। भारतीयों से तो कुछ अनाज वगैरह और कुछ खाने पीने की चीजें जाती है, बाकी सारा सामान तो चीन का है। जैसे भारत के बाजार चीन के सामानों से पटे पड़े हैं, वैसे ही नेपाल के बाजार भी चीन के सामानों से पटे पड़े हैं। दूसरा, नेपाल बीआरआई का मेंबर भी है, तो उस हिसाब से भारत के लिए खतरा तो बिल्कुल अपनी सीमा पर खड़ा है। तो सर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या लद्दाख में भारत के लिए खतरा नहीं है, या उत्तराखंड या क्या कहते हैं कि हिमाचल की सीमा पर खतरा नहीं है। खतरा नेपाल की सीमा पर भी है, क्योंकि नेपाल इस टाइम पूरी तरह से चीन के शिकंजे में है। और जब कोई भी राष्ट्र चीन के शिकंजे में जाएगा तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि वहां पर दक्षिणपंथी शक्तियां उभर नहीं सकती, और उनका कुछ उनसे लेना देना भी नहीं है। तो केपी शर्मा ओली का भी कहना है कि ऐसे किसी भी अभियान को जो नेपाल को अस्थिर करना चाहते हैं, उनको अच्छे ढंग से डील कर लिया जाएगा। सही शब्दों में कहा जाए, चाइनीज शब्दों में कहा जाए, दे विल बी क्रश्ड, कुचल दिया जाएगा उनको पूरी की पूरी तरह से। फंडिंग सारी जब चाइना की है, अब पता नहीं इन हिंदू मंचों को कौन फंडिंग कर रहा है। और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कोई बाहरी देश है जो वहाँ पे तख्ता पलट करना चाहता है या वहाँ की राजनीति में दखलंदाजी कर रहा है, तो कौन है? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे मुद्दे, मदेशियों का मुद्दा था, या फिर लिपू लेक, काला पानी, लिम्पू दरिया, जो बॉर्डर के जो किस्से थे सारे के सारे वहाँ भारत और नेपाल के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा
आपस में तल्खी का कारण था। साथ में फिर अखंड भारत का नक्शा जब संसद में लगाया तो नेपाल को उसका हिस्सा दिखा दिया। बाद में नेपाल ने अखंड नेपाल का नक्शा लिखाया, उसमें भारत के कई हिस्से उसमें दिखा दिए। तो ये सारे के सारे फाइट वहाँ पर चल रही थी, ये सब कुछ हुआ है। फिर बाद में अग्निवीर आया तो गुरखाओं का भी मुद्दा आ गया कि नेपाल ने मना कर दिया कि हम 4 साल की नौकरी के लिए मरने के लिए अपने गुरखाओं को नहीं भेजेंगे। तो इससे तल्खियाँ और बढ़ी हैं। दरअसल भारत ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिसके द्वारा ये कहा जाए कि नेपाल के लोगों के अंदर भारत के प्रति जो दुर्भावना है वो कम हो। तो दुर्भावना तो बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे नेपाल की युवा भी जो है या युवा पीढ़ी भी जो है, जो नेता भी है, सब चाइना की ओर झुके हुए हैं। और पूरा का पूरा झुकाव 100% इस टाइम चाइना की ओर है। सरकार कोई भी आए, केपी शर्मा ओली की सरकार हो या पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार हो या कोई और सरकार हो, वो बिना कम्युनिस्ट प्रभाव के बन नहीं सकते। हालांकि करप्शन तो बहुत है, पर अल्टीमेटली एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस समय चाइना के फौलादी चंगुल से निकल पाना तो नेपाल के लिए बड़ा मुश्किल है। भारत ये जानता भी है, उसके बावजूद भी भारत की जो फंडिंग होनी चाहिए थी वो ना के बराबर है या बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। एक बजट के अंदर 200, 300, 400 करोड़ दे देना नेपाल को, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को तो कम से कम 10,000 करोड़ नेपाल को देना चाहिए गुड बुक में रखने के लिए। पर भारत शायद कूटनीति को पहचानता नहीं है, समझता नहीं है और एक के बाद एक अपने पड़ोसियों का गंवाता जा रहा है। मोदी की जो हिमालयन ब्लंडर्स है कूटनीति में, अब उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि भारत का सबसे ट्रस्टेड दोस्त नेपाल अब भारत का दोस्त नहीं रहा है। और इल्ज़ामात आ रहे हैं कि कोई बाहरी शक्ति नेपाल का अहित कर रही है या तख्ता पलट करने जा रही है। ये भी इल्ज़ाम आ रहे हैं। शुक्रिया आपका।